वही जो फैंगयोंग के अंकल होते हैं वो उससे कहते हैं, फैंगयोंग तुम्हारा क्या कहना है इस चीज के बारे में। फैंगयोंग कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद उसके अंकल कहते हैं, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, वैसे भी ऑलरेडी तुम 15 साल के हो चुके हो एंड इस एज के अंदर तुम अपना खुद का फैक्शन बना सकते हो, यानी कि खुद का क्लैन। एंड इस चीज के लिए ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लिए 200 स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करके रखे हैं एज ए स्पॉन्सर। जो फैंगयोंग होता है वो काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ वो 200 स्पिरिट स्टोन उठाता है एंड यहाँ से निकल जाता है। वही उसका जो भाई होता है फैंगजियान, वो उसको रोक रहा होता है। वो उससे कहता है कि भाई तुम्हें एक और बार सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो गया है। वही वो उसके अंकल आंटी को भी समझाता है कि उसके भाई को जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी, मैं उसको समझा के वापस से लेके आऊंगा। उसके अंकल को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, अगर वो यही चाहता है तो उसे जाने दो। उनके जाने के बाद उसके जो अंकल आंटी होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि आंटी कहती है कि अगर हम फैंगजियान को अडॉप्ट कर लेते तो उसके मदर का जो भी इनहेरिटेंस होता माँ बाप का वो इनको मिल जाता। एंड अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो वो बस 15 साल का है। 15 साल के बच्चे के लिए खुद का क्लैन ओपन करना पूरी तरीके से नामुमकिन है एंड ये पूरी तरीके से रूल्स के खिलाफ भी है। ऐसा लगता है कि ये जो लड़का है ये इतनी जल्दी हमसे बेवकूफ नहीं बनने वाला। वही उसके अंकल कहता है कि हम लकी है कि कम से कम हमने फैंगजियांग को अपने जाल के अंदर फंसा लिया, क्योंकि फैंगजियांग ऑलरेडी फर्स्ट क्लास का टैलेंट था एंड फैंगजियांग को वो ज्यादा कुछ समझते नहीं थे क्योंकि वो थर्ड क्लास का टैलेंट था। वैसे भी उनको फैंगजियांग कचरा ही लगता था, अगर वो नहीं भी ज्वाइन करता तो इनको ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर फ्यूचर में उनको इसका इनहेरिटेंस ही लूटना होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा उसे मरवा देंगे। एंड उसके अंकल मनी मन कहते हैं, फैंगजियांग मुझे तुम्हारे लिए रूथलेस होने के लिए तुम खुद मजबूर कर रहे हो एंड फ्यूचर में तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही रहोगे। वही हम लोग को जंगल के अंदर फैंगजियांग देखने के लिए मिलता है, जो कि जाते जाते मनी मन सोच रहा होता है कि उसके अंकल आंटी वो जरूर उसे घर से किसी न किसी तरीके से बाहर निकालने के बारे में सोच रहे होंगे, वो जरूर कुछ न कुछ प्लान बना रहे होंगे, वो जरूर मुझे मरवाने का प्लान बना रहे होंगे ताकि वो मेरे माँ बाप का इनहेरिटेंस ले सके। बट मैं इतना था बेवकूफ नहीं हूँ, मेरा भाई वो एक नंबर का बेवकूफ है। कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद फैंगजियांग मनी मन सोचता है कि उसकी इस बॉडी के पास ना कोई सुपर टैलेंट है, ना उसे कोई गाइड करने वाला है, उसे पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। उसे फ्यूचर के अंदर उसके जो माँ बाप के रिसोर्सेज होंगे उसको उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ग्रो करना होगा। फिलहाल जो फैंगजियांग था वो बूजिंग ट्रेवलर की डेड बॉडी को खोज रहा था। वो अपने रोज की रूटीन की तरह आज भी अल्कोहल लेके आया था कि उसके अल्कोहल से वो जो वाइन बग है वो अट्रैक्ट हो जाए एंड वो उसे उस बूजिंग ट्रेवलर के पास लेके जाए। वही हम लोग को फैंगजियांग देखने के लिए मिलता है, जो कि कह रहा होता है, अंकल आंटी आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं डेफिनेटली तुम्हें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वही हम लोग को क्यूअर भी देखने के लिए मिल सकती थी, जो कि एक नंबर की दोगली किस्म की लड़की थी। पहले वो फैंगजियांग को अपने ट्रैप के अंदर फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब फैंगजियांग कचरा निकला यानी कि थर्ड क्लास टैलेंट निकला तो ये अभी वापस से फैंगजियांग के पास आ चुकी थी। वो फैंगजियांग से कहती है कि मास्टर क्या मैं आपके लिए गर्म पानी का शावर प्रिपेयर कर दूं। फैंगजियांग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। उसके बाद वो तुरंत पानी लेके आ जाती है और कहती है कि आप चाहे तो मैं आपको यहीं पे नहला सकती हूँ। मतलब देख सकते हो गाइस ये किस तरीके की लड़की है। वही हम लोग को फैंगजियांग देखने के लिए मिलता है, जो कि जंगल के अंदर ही बैठा हुआ था। ऑलरेडी 3 दिन हो चुके थे। जो फैंगजियांग था वो इस वक्त मूनलाइट बग को रिफाइन कर रहा था एंड उसको रिफाइन करते करते उसकी लगभग आधे से ज्यादा जो स्पिरिचुअल सी थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। कहता है कि अगर उसका प्रोग्रेस इसी तरीके से चलता रहा तो शायद से वो सबसे लास्ट पहुंचेगा। आपको पता होगा कि जो सबसे पहले इस बग्स को रिफाइन करेगा उस बंदे को एकेडमी की तरफ से 20 स्पिरिचुअल स्टोन मिलने वाले थे। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जो फैंगजियांग था उसने अपना एक अलग जंगल के अंदर घर बना लिया था, जहाँ पे बैठ के वो कॉम्प्रहेंशन कर रहा था। ऑलरेडी 3 दिन हो चुके थे, वो अपने घर नहीं गया था। वही हम लोग को वो लड़की देखने के लिए मिलती है, कायर। वो फैंगजियांग के पास आती है एंड इस वक्त ये थोड़ी अजीब तरीके से आ रही थी जानबूझ के। वही जो फैंगजियांग था वो समझ चुका था कि ये क्यों आई है। वो लड़की फैंगजियांग से कहती है कि मास्टर आपने 3 दिन से खाना नहीं खाया, सबको आपकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है, मैं आपके लिए खाना और कुछ वाइन लेके आई हूँ। वही वो जो लड़की होती है वो फैंगजियांग के सामने खाना रख देती है एंड उसके पास उसके काफी ज्यादा क्लोज आके बैठ जाती है। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर ये जो लड़की होती है ये फैंगजियांग को सड्यूस करने की कोशिश करती है। वो फैंगजियांग से कहती है, यंग मास्टर फैंगजियांग मैं आपको काफी ज्यादा लंबे टाइम से प्यार कर रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास स्किल्स हो या टैलेंट हो, मैं बस हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा आपको कंफर्ट फील कराना चाहती हूँ। इवन आज रात को मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं आपको अपनी बॉडी सर्व कर सकूं। जिसके बाद वो जो लड़की होती है वो थोड़ी सी वाइन एक कप में डालती है एंड वो वाइन अपने कपड़ों के ऊपर डालने लग जाती है। अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है। अचानक से वो फैंगजियांग को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन फैंगजियांग इसे दूर फेंक देता है एंड कहता है तो तुम यहाँ पे यही सब कर सकती हो। जो लड़की होती है थोड़ी सी परेशान हो जाती है, वो कहती है, यंग मास्टर आप ये क्या कह रहे हो। जो फैंगजियांग होता है वो तुरंत कुयर का गला पकड़ लेता है, कहता है कि तुम्हें अंकल और आंटी ने यहाँ पे भेजा है ताकि वो मुझे सड्यूस करके यहाँ पे ट्रैप बिछा सके। बट वो अंकल आंटी उनको क्या लगा था, क्या वो सही में मुझे इस तरीके से ट्रैप कर सकते हैं। एंड तुमको क्या लगता है
तुम्हारे वो 2 लटकने वाले गुब्बारे, उनको देख के मैं सही में सेड्यूस हो जाऊंगा। फैंग योंग होता है वो इसका गला दबा ही रहा होता है, लेकिन अचानक से वो इसे छोड़ देता एंड कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए या मार देना चाहिए। ये चीज सुन के जो क्योर होती है उसकी फट जाती है। वो उसकी गर्दन पकड़ती हुई कहता है तुमने पास के अंदर मुझे काफी ज्यादा लंबे टाइम तक सर्व किया है, तुम मेरी पर्सनल नौकरानी बन के रही हो एंड इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श रहा हूँ। एंड अगर तुम्हें किसी को सेड्यूस करना ही है तो जाओ और जाके मेरे छोटे भाई को करो। वैसे भी वो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, वो तुम्हारे जाल के अंदर आसानी में से फंस जाएगा। जिसके बाद वो इसको भगा देता है यहाँ से। फैंग क्योर यहाँ से जा चुकी थी। वो उसके अंकल आंटी को बताती है कि वो फेल हो गई। हम लोग को फैंग योंग देखने के लिए मिलता है जो कि एक डेविल वाली स्माइल के साथ कह रहा होता है अंकल आंटी आपने मेरे लिए हनी ट्रैप बिछाने की कोशिश की थी, आप धीरे धीरे करके काफी ज्यादा चालाक होते जा रहे हो, बट मैं ये सब चीजें अच्छी तरीके से याद रखूंगा एंड इसका हिसाब आपको देना होगा। हम लोग को फैंग योंग एक बार के अंदर देखने के लिए मिलता है जहाँ पे उसका जो मालिक होता है वो उससे कहता है कि जो बार है ये काफी ज्यादा महंगा है, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके लिए कोई रूम अवेलेबल करा पाऊंगा। फैंग योंग तुरंत कुछ स्पिरिचुअल स्टोन उसके सामने लाके रख देता है एंड कहता है क्या इतना काफी होगा। उसके स्पिरिचुअल स्टोन देखते ही वो जो सर्वेंट होता है वो तुरंत फैंग योंग को एक रूम बुक कर देता है। कुछ टाइम के बाद फैंग योंग के सामने खाना और वाइन सर्व कर दी जा चुकी थी। फैंग योंग मन ही मन कहता है कि अभी उसके पास बस 4 ही स्पिरिचुअल स्टोन्स बचे हैं। अभी तक उसने मूनलाइट वेनम को भी रिफाइन नहीं किया। मूनलाइट वेनम को रिफाइन करने के लिए उसे लगभग 7 से 8 स्पिरिचुअल स्टोन की नीड पड़ेगी एंड अभी तक इवन उसे वो बूजिंग ट्रैवलर वाइन बग भी नहीं मिला था। एक सिंगल स्पिरिचुअल स्टोन पूरा का पूरा एक महीने का राशन पानी का हिसाब कर सकता है एंड अगर वो इवन वाइन बग को भी रिफाइन करना चाहता था तो उसको रिफाइन करने के लिए उसे लगभग 20 स्पिरिचुअल स्टोन लगने वाले थे। इस वक्त वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वही हम लोग को साइड वाले टेबल के ऊपर कुछ लोग देखने के लिए मिलता है जो आपस में पार्टी कर रहे होते हैं। वही उनमें से एक बंदा कहता है कि ब्रदर जाओ, आप रुक क्यों गए, आपको तो और पीनी चाहिए, अगर आपको ये वाइन पसंद नहीं आ रही तो मैं आपके लिए दूसरी मंगा देता हूँ। तुरंत वो जो टकला होता है वो वेटर को बुलाता है और कहता है कि जाओ जाके एक अच्छी वाइन लेके आओ। वो वेटर कहता है कि सर हमारे पास अच्छी वाइन तो है लेकिन वो थोड़ी ज्यादा कॉस्टली है। वो जो टकला होता है वो उस वेटर पे चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुमने हमें समझ के क्या रखा है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम तुम्हारे वाइन के लिए पे कर सकते हैं। वेटर कहता है सर ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो जो वाइन है उसका एक सिंगल जार 2 स्पिरिचुअल स्टोन्स का है। एंड ये चीज सुन के वो सारे के सारे लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। इवन वो टकले के भी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वही उसका दोस्त कहता है अरे ठीक है भाई अभी हमको चलना चाहिए, ऐसा लगता है कि हमें नेक्स्ट टाइम वो वाइन पीनी चाहिए। वही इस वक्त इन लोगों की इज्जत का फालूदा हो चुका था। वही साइड के टेबल के ऊपर हम लोग को एक दूसरा बंदा देखने के लिए मिलता है जो कहता है ये गरीब लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो पता नहीं ये लोग आते क्यों है। वो जो टकला होता है उस टकले को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है इस बंदी की बात सुन के। वो गुस्से में उस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की बच्चे। तुरंत वो जो बच्चा होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है। जैसे ही ये तीनों उस बच्चे की शक्ल देखते हैं तो ये तुरंत उसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि उसके कमर के ऊपर एक बेल्ट लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा था कि वो फर्स्ट लेवल का गू मास्टर है। वो सब तुरंत झुक जाते हैं और माफी मांगने लग जाते हैं कि हमें माफ करना वैनम मास्टर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने पी रखी थी इसलिए हम होश में नहीं थे। तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है वेटर जाओ जाके वो वाइन लेके आओ जो कि अभी अभी तुम बता रहे थे। तुरंत वो जो वेटर होता है वो वाइन लेके आ जाता है। इसके बाद वो जो लड़का होता है वो उस वाइन का एक सिप पीता और कहता है कि ये वाइन इसका फ्रेग्रेंस कितना ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि ये वाइन बस इसी जगह पे मिल सकती है। वही वो जो टकला होता है वो अपनी माफी मांगने के लिए कहता है कि मास्टर अगर आपको ये चीज़ पसंद आ गई होगी तो आप पी सकते हो, इस चीज़ का बिल मैं पे कर दूंगा। और ये चीज़ सुन के वो जो लड़का होता है वो जो वाइन होता है उस टकले के सर के ऊपर फेंक देता है एंड लास्ट में वो जो पॉट होता है उसके सर पे फोड़ देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई है कहने की, मैं तुम्हारे जैसा भिखारी नहीं हूँ। वो लोग वापिस से उससे भीख मांगने लग जाते हैं कि हमें माफ करना। तभी वो जो लड़का होता है वो उंगली करने वाला होता है और जाता, लेकिन तभी एक लड़की उसे रोक लेती है एंड कहती है जियांग बहुत हो गया, ऑलरेडी तुम उन्हें सबक सिखा सके हो, अभी तुम्हें और उनको ह्यूमिलेट करने की कोई नीड नहीं है। और वो जो लड़का होता है वो अनाउंस कर देता है कि मैं भी देखता हूँ कि अभी इस बैम्बू वाइन को कौन पीता है, अगर किसी ने भी इस बैम्बू वाइन को पीने की कोशिश की तो देख लेना। तभी हम लोग को पीछे से फैंग योंग की आवाज आती है जो कि कहता है कि वेटर मिली जाके वाइन लेके आओ। एंड उसकी आवाज सुन के वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इवन वो 3 लोग जो कि झुके हुए थे वो लोग भी थोड़े से शॉक हो जाते हैं। भाई जैसे ही वो बंदा उसकी तरफ देखता है तो वो समझ जाता है जो फैंग योंग है उसके अंदर से जो स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था उसे पता चल जाता है कि ये भी एक वैनम बग मास्टर है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो तुम वैनम बग मास्टर हो जूनियर, ये जो चीज मैंने अभी अभी बोली थी ये तुम पे लागू नहीं होती तो तुम ऑफ कोर्स वो वाइन पी सकते हो। इसके बाद जो फैंग योंग होता है वो वाइन लेता है एंड फिर यहाँ से चला जाता है। फैंग योंग वापिस से जंगल के अंदर आ चुका था वो वाइन लेके। वो उस वाइन को लेके पूरे जंगल के चक्कर काट रहा था। फाइनली वो एक जगह पे पहुंचता है एंड एक पत्थर पे वो उस वाइन को गिराने लग जाता है ताकि उसकी स्मेल पूरी की पूरी जंगल के अंदर फैल जाए। ये उसके पास लास्ट मौका था क्योंकि उसके पास सारे के सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। उसके पास अभी बस 2 स्पिरिचुअल स्टोन्स बचे हुए थे और अभी भी वो वाइन बग अट्रैक्ट नहीं होता तो ये काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा।
काफी टाइम तक रुकने के बाद भी कोई भी नहीं आता। फेंग योंग को लगता है कि शायद से वो वापिस से फेल हो गया। लगता है उसे कुछ ना कुछ उंगली उंगली करके वेनम ऑफ मूनलाइट को ही रिफाइन करना पड़ेगा। तभी हम लोग को अचानक से देखने के लिए मिलता है कि जंगल जो होता है उसके अंदर एकदम से रोशनी आने लग जाती है। एंड यहाँ पे वो वाइन बग आ चुका था जो कि ऑलरेडी उस वाइन को पी चुका था, जिसको देख के एकदम से जो फेंग योंग होता है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। वाइन बग ऑलरेडी दारू पी चुका था तो वो अभी वापिस से अपने घर के अंदर जाएगा, यानी कि वो उसी गुफा के अंदर जाएगा जहाँ पे वो बूजिंग ट्रेवलर था। फेंग योंग उस वाइन बग का पीछा करता है एंड उस वाइन बग का पीछा करते हुए वो फाइनली एक जगह पे आ जाता है। इस केव के अंदर फाइनली उसे उस बूजिंग ट्रेवलर का कंकाल मिल चुका था। ये जो केव थी एक्चुअल में वाटरफॉल के पीछे थी, इसलिए कोई भी इस केव को नहीं ढूंढ पाता था। लेकिन तभी अचानक से जो फेंग योंग होता है उसे कुछ फील होता है कि उसका कोई तो भी पीछे कर रहा है। मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर कौन होगा, आखिर वो 3 लोग तो नहीं होंगे जो कि वहां पे बकचोदी पेल रहे थे। पर जो कुछ भी हो, ये जो फेंग योंग था वो किसी के साथ भी फाइट नहीं कर सकता था क्योंकि अभी वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। वो तुरंत अपने हाथ खड़े कर देता है एंड कहता है कि अगर तुम्हें ये वाइन बग चाहिए तो तुम इसे ले सकते हो। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैं ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी के अंदर अपने वेनम बग की मदद से पॉइजन फैला चुका हूँ। अगर तुम्हें एंटीडोट नहीं मिला तो 7 दिन के अंदर तुम मारे जाओगे। अचानक से फेंग योंग पीछे देखता है तो उसके सामने एक स्क्रीन प्ले हो रहा था। वो देखने के लिए मिलता है जो गू फैमिली का 4th एल्डर था वो बूजिंग ट्रेवलर के सामने भीख मांग रहा था और कहता है मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, आपको जो भी चाहिए आप ले लो, लेकिन प्लीज मेरी जान बख्श दो। वही ये चीज देख के जो फेंग योंग था वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने सुना था कि एक्चुअल में जो झुकने वाला पर्सन था वो बूजिंग ट्रेवलर था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही सीन देखने के लिए मिल सकता था। जो बूजिंग ट्रेवलर होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि तुम 5th ग्रेड की कल्टीवेशन मास्टर हो, इतने ज्यादा यंग एज में पहुंच चुके हो, तुम्हें हराने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा आसानी से हार गए। वो जो गो एल्डर होता है वो बूजिंग ट्रेवलर से कहता है कि उसे उसको पॉइजन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इवन अपना वो जो बग है वेनम बग वो उसे वो दे देगा क्योंकि वेनम बग ऑफ स्लेव है, काफी ज्यादा इंक्रेडिबली स्पेशल होता है 5th ग्रेड के वेनम बग मास्टर के लिए। एंड इस तरीके के जो वेनम बग होता है वो मिलते भी नहीं है। इसके नाम से आप समझ सकते हो कि इसके मदद से आप किसी को भी अपना स्लेव बना सकते हो। इस शर्त के ऊपर जो बूजिंग ट्रेवलर होता है वो इस बंदे को छोड़ देता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया है। लेकिन तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो बंदा होता है ये अचानक से बूजिंग ट्रेवलर के ऊपर अटैक कर देता है। बूजिंग ट्रेवलर होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी कोई वेनम है। वो कहता है हाँ, ये वेनम ऑफ शैडो है एंड ये छुपने में काफी ज्यादा माहिर है। ऐसे तो ये बस 4th ग्रेड का वेनम है, लेकिन स्टिल इसने तुम्हारी स्पिरिचुअल सी को ब्लॉक करके रखा है एंड जल्दी तुम मारे जाओगे। तुम अपने आप को सरेंडर कर दो एंड मैं तुम्हें अपना स्लेव बना लूंगा, तो इस तरीके से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन जो बूजिंग ट्रेवलर होता है वो हार नहीं मानता और इस बंदे की छाती में एक लात मार के इसे दूर फेंक देता है। हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों के क्लैन के काफी सारे लोग मिलके उस अकेले बूजिंग ट्रेवलर के साथ फाइट कर रहे थे एंड बूजिंग ट्रेवलर सभी लोगों को उठा उठा के मार रहा होता है। बट एट द एंड क्योंकि वो ऑलरेडी घायल हो चुका था उस वेनम ऑफ शैडो के कारण, तो वो यहाँ से निकलने के बारे में सोचता है। ये सारी की सारी कहानी देखने के बाद जो फेंग योंग होता है वो मन ही मन कहता है तो अच्छा ऐसा हुआ था। एक्चुअल में जो उन लोगों को स्टोरी बताई गई थी वो उन क्लैन के एल्डर्स के द्वारा बनाई हुई स्टोरी थी। मुझे कोई शक नहीं है कि वो दिल टूटा हुआ वेनम मास्टर, उसके अंदर इतना गुर्दा नहीं था कि वो लड़ सके। उसे डर था कि वो क्लैन के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वही जो फेंग जोंग होता है उसे उस कंकाल के पास से कुल मिला के 15 स्पिरिट स्टोन मिलते हैं। वो मन ही मन कहता है ये तो काफी ज्यादा गरीब था, साथ ही साथ उसके जितने भी वेनम बग्स थे वो ऑलरेडी बहुत पहले ही मर चुके थे। देखने से लगता है कि इस ट्रिप के अंदर जो उसे वाइन बग मिला था वही उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, मैंने जितना सोचा था यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मुझे समझ आ रहा है कि वो जो बंदा था वो जो वेनम मास्टर था उसने अपने क्लैन के अंदर इतने आसानी से इन सब चीजों के बारे में कैसे बता दिया था। फेंग योंग मन ही मन सोच रहा होता है क्या उसे ये जो प्रोजेक्शन है ये अपने क्लैन को सौंप देनी चाहिए जिसकी मदद से उसे कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल जाएंगे, या फिर उसे सही मौके का आने का इंतजार करना चाहिए। नहीं, एक मिनट, मुझे ये चीज क्लैन को दे के क्लैन के बिलीव्स को नहीं तोड़ना चाहिए। उनको जो लग रहा है उन्हें लगने दो। अगर मैं इस चीज का इस्तेमाल उनके एनिमीज के लिए करता हूँ जैसे सिट्रोनाला हिल, उनके लिए ये चीज काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो चीज है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी इस ट्रिप की। इसके बाद जो फेंग योंग होता है वो जाते जाते एक चीज सोच रहा होता है कि अगर वो ऐसा कुछ करता है तो वो तो अपनी गू क्लैन के अंदर एक खड्डा कर रहा है एंड यहाँ पे उसकी फैमिली भी है। बट फिर वो सोचता है कौन सी फैमिली, ये गू क्लैन ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ये ग्लू क्लैन ये बस मेरे लिए क्लाइंबिंग स्टोन है जिसके ऊपर पाव रख के मैं अपने बड़े प्लान को एक अंजाम दे सकता हूँ। एंड क्या ही फर्क पड़ता है अगर ये पूरी तरीके से वाइप आउट भी हो जाए। वही हमें देखने के लिए मिलता है जो फेंग जॉन होता है वो अपने घर लौट जाता है कि यहाँ पे आते जो उसका सर्वेंट होता है उसे वेलकम करता तो कहता है कि उसने ऑलरेडी उसके लिए रूम प्रिपेयर करके रखा है एंड गर्म पानी भी, एंड अगर आपको भूख लगी होगी तो मैं ऑलरेडी आपके लिए खाना भी बना चुका हूँ। फेंग जॉन उसे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। वही वो सर्वेंट सोच रहा होता है कि अगर वो भी एक वेनम मास्टर होता एंड उसके अंदर भी टैलेंट होता तो आज जो भी हो रहा है ऐसा नहीं होता। वही जो फेंग जॉन होता है वो अपना मुंह धो रहा होता है एंड वो
सोच रहा होता है अब उसे जल्दी जल्दी उस वाइन बग को रिफाइन करना पड़ेगा। एंड इस वक्त जो फैंग योंग होता है वो एक्चुअल में हॉस्टल्स के अंदर रह रहा होता है। यहाँ पे रह के उसे कोई रेंट भी नहीं पे करना पड़ रहा था। अगर वो बाहर रूम लेके रहता तो उसके लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ता। इस वक्त मेरे पास 17 स्पिरिचुअल स्टोन्स है। अगर मैं मूनलाइट वेनम को रिफाइन करता हूँ तो उसको रिफाइन करने के लिए मुझे कुल मिला के 5 स्टोन्स लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 स्टोन्स। एंड जो वाइन बग है उसे कम से कम रिफाइन करने के लिए 11 स्पिरिचुअल स्टोन्स तो लगेंगे। एंड अगर ज्यादा से ज्यादा बोलूँ तो 16 स्टोन्स। तो और देखा जाए तो दोनों के दोनों फर्स्ट ग्रेड के वेनम बग्स है, लेकिन जो वाइन बग है वो ज्यादा रेयर है एंड उसे ढूंढना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। एंड वाइन बग को रिफाइन करना भी थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। एक तरीके से देखा जाए तो गाइस ये जो वेनम बग्स होता है, आप जितना ज्यादा रेयर और जितना ज्यादा प्रीशियस वेनम बग को रिफाइन करते हो उतना ही ज्यादा आपका टैलेंट भी बढ़ता है। एक तरीके से ये जो वेनम बग्स होता है ये इनके मास्टर का टैलेंट बढ़ाने में काम आता है। इवन अगर कोई काफी ज्यादा लो टैलेंटेड बॉर्न हुआ तो अगर उसके पास अच्छे वेनम बग्स होते हैं तो वो अपना टैलेंट बढ़ा सकता है। के बाद फैंग योंग वाइन बग को रिफाइन करने के बारे में सोचता है। उससे पहले मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को मास्टर करना पड़ेगा। जो वाइन बग है ये मेरी स्पिरिचुअल पावर को प्यूरिफाई करेगा एंड मेरी एलिमेंट्री स्टेज को इंटरमीडिएट स्टेज तक लेके जाएगा। इस तरीके से मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ा पाऊंगा एंड मेरा प्रोग्रेस भी काफी ज्यादा तेज हो जाएगा कल्टीवेशन का। दूसरी तरफ ये जो वाइन बग है इसने इस वक्त शराब पी के रखी है एंड अभी ये काफी ज्यादा वीक स्टेट के अंदर है। परफेक्ट मोमेंट है इसे रिफाइन करने का। जिसके बाद फैंग योंग उसे रिफाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वक्त जाग जाता है एंड वो जो वाइन बग का रिस्ट्रिक्शन हो रहा होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस कल्टीवेशन के अंदर आपको अपने विल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस वेनम बग के विल को हटाना होता है। देखा जाए तो ये जो वेनम बग है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये उस बूजिंग ट्रेवलर का था। इस हिसाब से देखा जाए तो ये ऑलरेडी 5th ग्रेड के ऊपर पहुंच चुका होगा, लेकिन इतना ज्यादा लंबे टाइम से क्योंकि ये भूखा है तो ये काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है एंड धीरे धीरे करके इसकी क्वालिटी कम होती गई एंड अभी ये 1st ग्रेड के ऊपर होगा। बट अभी भी इस वेनम बग के अंदर वो स्ट्रॉन्ग विल पावर है एंड इस हिसाब से देखा जाए तो 17 क्या अगर 30 स्पिरिचुअल स्टोन्स को भी वो इस्तेमाल करे वो फिर भी कम पड़ेंगे। ये तो सही में एक गैम्बलिंग है। मुझे अपनी विल को उस बूजिंग ट्रेवलर के विल के साथ फाइट कराना पड़ेगा। ये सही में एक गैम्बलिंग है। इस रिफाइनिंग को पूरी तरीके से 1 महीने में खत्म करना ये तो और ज्यादा नामुमकिन लगता है। मुझे किसी पावरफुल पर्सन की जरूरत है, लेकिन मेरे पास ना फैमिली सपोर्ट है और ना फ्रेंड्स का सपोर्ट। आफ्टर ऑल कौन ही अपना टाइम एक 3rd क्लास टैलेंट के ऊपर बर्बाद करना चाहेगा जो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। मेरी किस्मत ये सही में काफी ज्यादा खराब है। भाई दिन चेंज होता है, हम लोगों को फैंग योंग देखने के लिए मिलता है जो कि खाना खा रहा होता है और वो अपने आप से कहता है पूरे रात रिफाइनमेंट करने के बाद भी वो लगभग 1 आउट ऑफ 100 यानी कि 1% के आसपास ही रिफाइन कर पाया। सही में वो जो बूजिंग ट्रेवलर था उसकी जो विल पावर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरे फ्यूचर प्लान्स के लिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे रिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फैंग जिंग आ जाता है जो कि फैंग योंग की तरफ देखते हुए कहता है कि कल तुम घर पे क्यों नहीं आए, मुझे बताओ कि तुमने क्यूअर के साथ क्या किया है। फैंग योंग फैंग जिंग के बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता एंड कहता है वेटर और खाना लेके आओ। तो फैंग जिंग होता है वो फैंग योंग से कहता है कि वो लड़की जब से उसने कल से तुम्हारे रूम को लीव किया तब से वो रोते हुए बाहर आई थी। तब से उसे काफी ज्यादा सहारा देने की कोशिश की लेकिन वो और ज्यादा रो रही है। तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो। फैंग योंग अपना खाना खा रहा होता है इस बंदे को टोटली इग्नोर करते हुए। बाद जो फैंग जिंग होता है वो कहता है यो फैंग योंग मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा डिप्रेस हो क्योंकि तुम एक 3rd क्लास टैलेंट निकले, बट तुम्हें उस लड़की के साथ इस तरीके से नहीं पहचाना चाहिए था। उस लड़की ने तुम्हें अपनी पूरी लाइफ टाइम सर्व किया है। तुम अपना सारा का सारा गुस्सा उस लड़की पे नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम परेशान हो। फैंग योंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो इसके कनपट्टी में खींच देता है। फैंग योंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई से इस तरीके से बात करने की। रही बात उस लड़की की, वो बस एक दासी है एंड तुम ये चीज भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जो फैंग जिंग होता है पूरी तरीके से शॉक हो जाता है एंड वो कहता है भाई तुमने मुझे मारा, तुमने पूरी जिंदगी में मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया। फैंग जिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम बस एक 3rd क्लास टैलेंट हो और तुम्हें मुझसे काफी ज्यादा जलन हो रही है। ये बात सुन के फैंग योंग एक और रिपीट खींच देता है इसे। फैंग योंग कहता है यू बास्टर्ड तुम सब कुछ भूल गए जो भी मैंने बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें सही में लगता है कि तुम इस दुनिया में जी पाओगे बिना मेरी प्रोटेक्शन के। इस वक्त तुम एक दासी के लिए अपने भाई के साथ बगावत कर रहे हो। हमारे संस्कार कहा गए। फैंग जिंग को कुछ अपने पुराने पल याद आ रहे होते हैं। इसके अंदर जो फैंग योंग था उसने हमेशा उसका ख्याल रखा था। इवन जो कपड़े उसे मिलते थे वो कपड़े भी फैंग योंग को दे देता था क्योंकि वो जानता था कि फैंग जिंग के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं होता इस घर के अंदर। जो भी उसके भाई को परेशान करता था फैंग योंग हमेशा उसको जाके सबक सिखाता था। सब चीजें सोचने के बाद जो फैंग जिंग होता है वो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन फैंग योंग कहता है जब तुम्हारे खुद के माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारा बड़ा भाई क्या कर सकता है। तुम मेरे भाई नहीं हो एंड ना मैं तुम्हारा। फैंग जिंग थोड़ा सा शॉक होता है। इसके बाद फैंग योंग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम क्योर को काफी ज्यादा पसंद करती हो, मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है, वो अभी भी वर्जिन है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। मुझे 6 स्पिरिट स्टोन्स दो एंड मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें सौंप दूंगा। फैंग जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है।
कहता है अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो करो, वरना ऐसे दफा हो जाओ। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर जो फैंगजिंग होता है वो 6 स्पिरिचुअल स्टोन्स को बाहर निकाल देता है एंड फैंगयंग को दे देता है। उसके बाद फैंगयंग कहता है ठीक है यहाँ पे रख दे और मेरे आंखों के सामने से निकल जा, इससे पहले मेरा ख्याल बदल जाए। वही फैंगजिंग यहाँ से जा रहा होता है। वही जो फैंगयंग होता है वो उस पोटली को उठाते हुए मन ही मन कहता है एट द एंड हमारे बीच में ये भाई का रिश्ता ये बस कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स में बढ़ गया। फैंगजिंग होता है वो उल्लू का बटा, वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अब से क्योर उसकी हो जाएगी क्योंकि उसको उसने फैंगयंग से खरीद लिया है। वही हम लोग को 2 दिन बाद का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो फैंग जियांग होता है वो वाइनबर्ग को रिफाइन कर रहा होता है। वाइनबर्ग को रिफाइन करने के लिए अभी तक वो 12 स्पिरिचुअल स्टोन्स का इस्तेमाल कर चुका था एंड अभी तक वो ऑलरेडी 20 to 50% उस वाइनबर्ग को रिफाइन कर चुका था। जो फैंग जियांग होता है वो इस वाइनबर्ग के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से जो वाइनबर्ग होता है इसके अंदर से एक रेजिस्टेंस ऑरा निकलने लग जाता है। फैंग जियांग काफी तो शॉक हो जाता है एंड वो कहता है ओ नो ये मेरे साथ फाइट कर रहा है, ये मेरे स्पिरिचुअल जोन के ऊपर अटैक कर रहा है, मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी अभी। अगर मैं इस चार्ज को सहन कर लेता हूँ तो इस वाइनबर्ग की पावर ये काफी ज्यादा तेजी से कम हो जाएगी। मुझे पूरी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल शी का अटेंशन इसके ऊपर डालना पड़ेगा। आई होप कि मुझे इस टाइम के अंदर कोई भी इंटरप्ट ना करे। जो फैंग जियांग होता है वो फाइनली अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है एंड वो मन ही मन कहता है बूजिंग ट्रेवलर एट द एंड तुम कितने ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, तुम बस एक 5th ग्रेड के पावर हाउस से एंड मेरे नजरों में यानी कि फैंग जियांग के नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो। एंड फैंग जियांग कितनी बड़ी तोप है ये तो आप स्टार्टिंग के अंदर देख ही चुके होंगे। जो फैंग जियांग होता है उसे एक ऑरा फील होता है एंड फैंग जियांग काफी तरह तेजी से शॉक हो जाता है। ये जो ऑरा था ये स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा का था। फैंग जियांग कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा ये भी पूरी तरीके से मेरे साथ रिबॉर्न होगा। तो ऐसा कोई गू नहीं है जिसे बस एक बार इस्तेमाल किया जा सके। फैंग जियांग को ऐसा लग रहा था कि उसने पास्ट लाइफ के अंदर स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा को एक बार इस्तेमाल कर लिया है एंड वो इस गू का इस्तेमाल बस एक ही बार कर सकता है। पर जैसे अभी उसे पता चला था कि वो इसका इस्तेमाल रेगुलरली कर सकता है, वो डेफिनेटली फैंग जियांग के इस जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट वाइटल गू बन चुका है। अगर इसके सामने उस वाइनबर्ग को देखा जाए या फिर उस मूनबर्ग गू को, तो ये सारी की सारी चीजें इसके सामने एक कीचड़ के समान है। इसे देखा जाए तो उसका ये जो स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा था ये काफी ज्यादा कमजोर हालत के अंदर था इस वक्त। आफ्टर ऑल ये टाइम के अंदर 500 साल आगे आया था, तरीके से ठीक हो जाएगा जैसी इसे प्रॉपर तरीके से नरिश किया जाएगा। इस वक्त ये बस किसी लकड़ी जैसा दिख रहा था। चाहे कुछ भी बोलो ये एक लेजेंडरी गू है, ये काफी ज्यादा वीक हालत के अंदर है, लेकिन स्टिल इसका जो ऑरा है वो इतना तो पावरफुल है, मैं इसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं झेल सकता। अगर मैं कोशिश भी करता हूँ इसके साथ कोई जबरदस्ती करने की या फिर उंगली करने की, मैं जगह पे ही मारा जाऊंगा। थॉट मैं इसे इस वक्त नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन अभी भी मेरे पास वाइनबर्ग और मूनलाइट बग है। रही बात स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा की, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मैं इन बाकी के बग्स को फोर्स करूँ, उन्हें फोर्सफुली सप्रेस करूँ। इस तरीके से अगर मैं इन गूस को रिफाइन करता हूँ तो इनको रिफाइन करना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इस तरीके से क्योंकि फैंग जियांग के पास स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा है इसलिए उसके पास एक सुपर पावर है, की मदद से वो पलक झपकते इन दोनों गूस को रिफाइन कर लेता है। किसी भी लो लेवल के गू को रिफाइन करना उसके लिए काफी ज्यादा आसान हो चुका था, ना उसे अपने किसी प्राइमल स्टोन्स के इस्तेमाल करने की जरूरत थी। तो भले ही जो फैंग जियांग था वो एक रैंक 1 का गू मास्टर था, उसके पास एक रैंक 6 का वाइटल गू था। ये जो चीज है ये काफी ज्यादा रेयर है, ये बस कहानियों के अंदर सुनाई जाती है। क्योंकि स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा 6 लेवल का गू था। ऐसा लगता है कि मेरे प्लान्स अभी पूरी तरीके से चेंज होने वाले। चलो जो भी हो, सबसे पहले मुझे जाके वो रिवॉर्ड क्लेम करना है। शिमोन के अंदर जो फैंग जियांग होता है वो अपने क्लैन चला जाता है। जो क्लैन का गार्ड होता है वो जाके उनके एल्डर से कहता है स्टूडेंट है जो कि फैंग फैमिली से आया है वो बाहर इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है कि उसने ऑलरेडी मूनलाइट गू को रिफाइन कर लिया है। वो एल्डर को लगता है कि ये फैंग जिंग होगा जो कि फर्स्ट क्लास टैलेंट था। वो कहता है ये एक्सपेक्टेड था कि वही बंदा उस चीज को सबसे पहले रिफाइन करेगा। चलो कोई ना, मैं चेक करके आता हूँ। ये जो एल्डर थे ये बाहर आते हैं और फैंग जिंग की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं एंड कहता है कि तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। आफ्टर ऑल तुम एक ग्रेड ए के टैलेंट हो और तुम्हारे लिए बाकी ग्रेड से जल्दी इन गू को रिफाइन करना ये तो काफी ज्यादा कैजुअल सी बात है। आफ्टर ऑल तुम अपने बड़े भाई की तरह एक फेक जीनियस तो बिल्कुल भी नहीं हो। एंड गाइस जो बुढ़ा था इसको अंधेरे में पता नहीं चलता कि एक्चुअल में ये फैंग जियांग है ना कि फैंग जिंग। ये इसी के सामने फैंग जियांग की बुराई कर रहा था। जो फैंग जियांग होता है वो हंसते हुए कहता है एल्डर ऐसे लगता है कि आप मुझे कुछ और ही समझ रहे हो। गुयू फैंग जिंग वो मेरा छोटा भाई है, मैं गुयू फैंग जियांग हूँ। जैसे बाकी के एल्डर्स और सर्वेंट को पता चलता है कि एक्चुअल में ये गुयू फैंग जियांग है तो काफी तो शौक हो जाता है। कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये 3rd क्लास टैलेंट इसने इतने जल्दी कैसे कर लिया। जो फैंग जियांग होता है वो कहता है ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा तेज मैं हूँ। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फैंग जिंग होता है वो काफी तक खुश होता है क्योंकि उसने फाइनली उस गू को रिफाइन कर लिया था। कहता है मैंने सबसे पहले इस गू को रिफाइन किया है। आफ्टर ऑल मैं ग्रेड ए का टैलेंट, मेरी मेहनत रंग
लाई एंड मेरे से ज्यादा तेज कोई नहीं हो सकता। मेरा बड़ा भाई एंड बाकी के लोग जिन जिन लोगों ने आज तक मुझे नीचे देखा था, आज मैं उन सभी लोगों को साबित कर दूंगा कि मैं कौन हूँ। आज के बाद कोई भी मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। जो क्लैन के गार्ड होता है वो फैंग जिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम तो फैंग जिंग हो ना, फैंग योंग के छोटे भाई। अभी दूसरा गार्ड हंसते हुए कहता है, लगता है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। हमारा जो बड़ा भाई है ऑलरेडी उसने अवार्ड को क्लेम कर दिया है। इस चीज सुन के जो फैंग जिंग होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसे भरोसा नहीं हो रहा था। वो उस गार्ड से कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। आफ्टर ऑल वो बस एक सिगरेट का टैलेंट था। मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई गलती हुई है, आपको एक और बार चेक करना चाहिए। गार्ड कहता है कि इस चीज को जो एल्डर है उन्होंने खुद आके चेक किया है, जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तब तुम्हें सारे के सारे प्रूफ मिल जाएंगे। क्लैन के बाहर दीवार के ऊपर लगा दिया गया था कि इस असाइनमेंट का जो विनर है वो गुयू फैंगयोन है। इसे स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पे 20 प्राइमल स्टोन्स दिए जाते हैं। फैंग जिंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। चलो अगर एक टाइम में वो ग्रेड बी का भी कोई बंदा होता फिर भी समझा सकता था, बट मेरा भाई वो तो ग्रेड सी का है एंड उससे भी बड़ी बात मैं ग्रेड ए का हूँ। मैंने इतना था मेहनत किया, उसके बाद भी मुझे सही में समझ नहीं आ रहा बहनचोद ये हो कैसा रहा है। फैंग जिंग जिसे अभी तक लग रहा था कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, अभी उसे लग रहा था कि कुछ भी नहीं बदला, वो अभी भी अपने भाई से काफी ज्यादा कमजोर है। वही क्लैन के अंदर बाकी सब लोगों का भी रिएक्शन यही होता है कि फैंग जिंग वो ग्रेड ए का टैलेंट था, लेकिन उसका भाई जो कि ग्रेड सी का था उसके बाद भी ये कैसे हो सकता है। दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए। भाई हम लोगों को मोबाइल क्लैन दिखाया जाता है, जाके एल्डर कहता है कि मोबाइल वो कहा है, क्या उसने अभी तक अपना रिफाइनमेंट फिनिश नहीं किया। वो सर्वेंट कहता है कि जो यंग मास्टर मोबाइल है वो जस्ट अपना रिफाइनमेंट फिनिश करने वाला है। तो ये मो फैमिली का बुढ़ा ये मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर फैंग जैंग वो नंबर 1 पे होता फिर भी सोचा जा सकता था क्योंकि वो ग्रेड ए का टैलेंट था। लेकिन फैंग योंग वो कैसे फर्स्ट आ सकता है, बल्कि वो एक ग्रेड सी का टैलेंट था। उसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहता है कि देखो ये जो गूगल डिविजन है ये कोई इतना ज्यादा आसान काम नहीं है, ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन करने वाला काम है। मोबाइल अगर वो इतना भी नहीं संभाल सकता तो वो फ्यूचर के अंदर हमारे मो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे लेगा। लड़की को उसके हाल के ऊपर छोड़ दो। हम लोग को जी फैमिली देखने के लिए मिलती है। जी फैमिली का ये जो एल्डर होता है ये अपने डिसाइपल से कह रहा होता है कि गू रिफाइनिंग के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला गू मास्टर का खुद का एप्टीट्यूड, वो गू जिसको वो रिफाइन कर रहा हो। भाई हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो एल्डर होता है ये काफी ज्यादा हरामी होता है। इसका ये जो ग्रैंडसन होता है वैसे देखा जाए तो ये ग्रेड सी का था, लेकिन इस बंदे ने धोखे से इसके रैंक को ग्रेड बी का कर दिया था। एंड इसके बाद अभी ये अपनी पावर्स की मदद से इस बंदे को गू रिफाइन करने में हेल्प कर रहा था एंड इसने इसका मूनलाइट गू रिफाइन कर भी दिया था। वापस से सीन शिफ्ट होता हम लोगों को फैंग जैंग देखने के लिए मिलता है जो कि मन ही मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि पहले से कुछ भी नहीं बदला, मैं अभी ग्रेड ए का टैलेंट हूँ, उसके बाद भी मेरा भाई मेरे से आ गया है। कोई बात नहीं बिग ब्रदर, ये तो बस शुरुआत है, चाहे कुछ भी हो जाए नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल नहीं हारने वाला। हम लोग को 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है ट्रेनिंग फील्ड का, जहाँ पे जो एल्डर होता है वो यहाँ पे इन लोगों को ट्रेन कर रहे होता है। वो इन लोगों को बताता है कि इनका ये जो मूनलाइट गू होता है वो एक्चुअल में इनके क्लैन का एक सिंबल है। गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मूनलाइट गू है एक्चुअल में कोई नेचुरल गू नहीं है, इसे आर्टिफिशियली रिफाइन किया गया है। जो लोग मांगा को यहाँ तक सुनने के बाद भी यही समझ नहीं पाए कि गू क्या है, तो उनको मैं बता दूं कि गू कुछ भी नहीं होता। गू का मतलब होता है बग्स, बग्स का मतलब होता है कीड़े। इस मांगा के अंदर इन कीड़ों को कल्टीवेट करना पड़ता है जिनके थ्रू तुम अपने आप को पावरफुल कर सकते हो। ये जो एल्डर होता है ये इन लोगों को अपने गूस के थ्रू अटैक करना सिखाने वाला होता है। एल्डर इन्हें बताता है कि सबसे पहले तुम्हें इस गू को इसको मोबिलाइज करना होगा, इस गू को कंट्रोल करना पड़ेगा अपने दिमाग की मदद से। इसकी मदद से तुम इस गू को अपने बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर ला सकते हो, उसके बाद तुम अटैक कर सकते हो। लेकिन जनरली देखा जाए तो जो मूनलाइट गू होता है वो तुम्हारे पाम के अंदर अच्छी तरीके से फिट होता है एंड इस जगह से अटैक करना भी काफी ज्यादा आसान होता है। हमें अपने स्पिरिचुअल एसेंस को इस मूनलाइट गू के अंदर डालना पड़ेगा एंड उसके बाद फायर करना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे वो एल्डर फायर करता है सामने रखा एक घास का पुतला वो 2 हिस्सों के अंदर टूट जाता है। सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, ये चीज देखने में काफी ज्यादा कूल लग रही थी। तुम्हें इस चीज को सीखने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड ऑफ कोर्स ये तुम्हारा सेकंड असाइनमेंट है, इसे तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। तुम इन घास के पुतलों को खरीद सकते हो बाहर से, पपेट्स के ऊपर तुम अपनी मूनलाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। 3 दिन के बाद तुम्हारा टेस्ट होगा जिसके निशाने सबसे ज्यादा सटीक होंगे उस बंदे को कुल मिला के 10 प्राइमल स्टोन्स मिलेंगे एज ए रिवॉर्ड। हम लोग को देखने के लिए मिलता है 2 लोग रैंडमली अपने हाथों को घुमा रहे होते हैं। वो कहता है कि हमारे हाथों के अंदर से कुछ क्यों नहीं निकल रहा। मूनलाइट गू जल्दी जल्दी बाहर आ, तू जल्दी, मुझे तेरे साथ अटैक करना है, जल्दी बाहर आ। हम लोग को फैंग योंग देखने के लिए मिलता है जो कहता है कि बिग ब्रदर अभी तक आप काफी ज्यादा लकी थे, तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे भी लकी रहोगे, मुझे लगता है कि मेरा अच्छा वक्त वो शुरू होने वाला है। हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक मूनलाइट स्लैश जो कि उस घास के पुतले को उड़ा देता है। इस चीज को देख के फैंग योंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता
आता है एंड वो कहता है इस चीज को किसने फायर किया। वो पीछे खड़े अपने भाई को देखता है जिसका हाथ इस वक्त ऊपर था एंड ये चीज देख के फैंग जैंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। यही पे ये चैप्टर होता है खत्म। होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। गाइज मैं जानता हूँ कि व्यूज काफी ज्यादा कम आ रहा है, बट गाइज मैं इन सारे नॉवेल्स को पढ़ के एक चीज तो काफी अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। जब हम कोई भी नया पाथ लेते हैं तो हमें डेफिनेटली शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं दे रहे मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। आफ्टर ऑल मुझे अपने हार्डवर्क के ऊपर भरोसा है कि कुछ ही टाइम के बाद मेरी ये मेहनत रंग लाएगी। वैसे भी बस नोवेल एक्सप्लेन करके मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं बन सकता। नोवेल एक्सप्लेन करके भले मुझे काफी ज्यादा अच्छे खासे व्यूज मिल रहे थे, बट मैं बस 4-5 या फिर ज्यादा से ज्यादा 10,000 व्यूज से एक बड़ा यूट्यूबर नहीं बन सकता। पिछले 3 साल से मैं नोवेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड उसी की वजह से आज मैं इस मांगा को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। जो मेन चैनल तो अपना नोवेल वाला है, ये अपना सेकंड चैनल है। जिनको पसंद आता है वो फॉलो कर सकते हो एंड जो फॉलो नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, इन चैनल के ऊपर फॉलो स्टार्स के वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।